एवरीवन, अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10वीं का श्रम साधना लेसन है, जो दूसरी इकाई का पाठ तीसरा है। इसके लेखक हैं कृष्णदास जाजू जी। इनका जन्म 1882 अकासर राजस्थान में हुआ था और मृत्यु 1955 में हुआ था। इन्होंने इस लेसन में हमें बताना चाहा है कि प्राचीन काल से आज तक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। इसके साथ ही संपत्ति तथा उसके निर्माण में लगने वाली शक्तियों के बीच तरह तरह की असमानताएं भी रही। श्रमजीवी तथा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर रहा है। और इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक समानता पे बल दिया है। ओके, श्रम मीन्स परिश्रम, मेहनत करना। चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। गुलामी मीन्स दासता, किसी के अंदर में रहना, पराधीनता। ओके, उस लंबे अरसे से विद्वान तत्ववेता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। तत्ववेता मीन्स दार्शनिक। ओके, गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। विवेक मीन्स ज्ञान, जागृत मीन्स उनके अंदर ज्ञान का विवेक हुआ, ज्ञान जागा। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वाले को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे। क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आया। यहाँ पे लेखक का कहना है कि पहले से ही जो है हमारे यहाँ गुलामी में गुलामी की प्रथा, मतलब दास और सेवक जो है अपने मालिक की सेवा करते आते थे और वो जो है उनको अपनी गुलामी में, मतलब अपनी दास्ता में जकड़े रहते थे। क्या यह सही है? यह प्रश्न जो है सामने आता है। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुआ और आपस में इसको, मतलब उसका निवारण करने के लिए युद्ध हुआ। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही और लास्ट में क्या होता है कि गुलामी की प्रथा जो है, प्रथा मीन्स रीति रिवाज, वह नहीं रही। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जगत भर में हजारों वर्षों व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति हजारों आदमियों की अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। और फिर बाद में यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि क्या राजा सबके ऊपर हुकूमत चला सकता है? ठीक है, उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य मीन्स अनेकों लोगों ने, यातनाएं मीन्स दुख सहन करनी पड़ी, मतलब अनेक लोगों को इसका दुख का भी बर्दाश्त करना पड़ा। अंत में राज प्रथा मिटकर रही और राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यता छोड़ देनी पड़ी। ऐसी कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी होती है। मतलब यहाँ पे लेखक ने कहा है कि पहले जो राजा जो है अपने प्रजा पर अपना ही कानून चलाता था, वो चीज़ें बंद हो गई और राज सत्ता जो है प्रजा के हाथ में आ गई। जो देखो हम लोग आप अभी देखो वो देते हैं, इलेक्शन होता है और हम लोग मतदान करते हैं और अपने राजा को, अपने देश चलाने वालों को चुनते हैं। वही बात इसमें कहा गया है कि मतलब अभी लोगों के हाथ में आ गया है अपना राजा को चुनना। ठीक है, संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। अब लेखक यहाँ पे आपको बताना चाहे है कि आखिर संपत्ति क्या है, उसका स्वामित्व क्या है, उसका मालिक क्या होता है, उसका अधिकार जो है जानना और समझना जरूरी है। और यह संपत्ति कैसे बनती है। आमतौर पर माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है। लोग समझते हैं कि सोना चांदी रुपया नोट ही उनकी संपत्ति है, लेकिन लेखक का कहना है कि यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र है। मतलब ये तो आपका माप तोल का जरिया है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, ये बताता है। ओके, संपत्ति तो वे चीज़ हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि जो मनुष्य के उपयोग में आती है वो संपत्ति है। ओके, उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, और लेखक का कहना है कि उसमें कुछ ऐसी संपत्ति है जिसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र,
मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। मतलब रोटी कपड़ा और मकान जो है मनुष्य का, इंसानों का पहला आवश्यकता है, जिसके बिना वो नहीं रह सकते, जिसके बिना उनकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिसके बिना मनुष्य रह सकता है। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं, ठीक है, कहाँ से आती हैं। सृष्टि में नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन हैं, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे लेखक का कहना है कि संपत्ति की जो चीज़ें हैं हमारे संसार में अनेक प्रकार के साधन, प्राकृतिक साधन से जो है मनुष्य शारीरिक श्रम करके, परिश्रम करके ये सब चीज़ें बनाता है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो हैं, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। मतलब ये जो सृष्टि में हमारे यहाँ जो तत्वों का निर्माण हुआ है और मनुष्य जो शारीरिक श्रम करता है। यंत्र से कुछ चीज़ें बनती दिखती हैं, पर ये यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं, जो उनके चलाने में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम की आवश्यकता होती है। कहता है कि यंत्र से बनते हैं, लेकिन यंत्रों को भी तो चलाने में मनुष्य की शक्ति लगती है, मनुष्य परिश्रम करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष मीन्स जो आँखों के सामने होती है और जो आँखों के सामने नहीं होती, दोनों अपोजिट वर्ड है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। बौद्धिक श्रम मीन्स जिसमें जो दिमाग से काम होता है, जो बुद्धि से संबंधित होता है, बिना उनके बुद्धि के यूज के बिना, बुद्धि का प्रयोग किए बिना हम संपत्ति को नहीं बना सकते। ओके, संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है। और अब यहाँ पे लेखक का प्रश्न उठता है कि जो संपत्ति होती है, ठीक है, उसके जो मालिक होते हैं वो शरीर श्रम करने वाले का स्थान उसमें क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो तरह के व्यक्ति हैं, आपको आगे पता चलेगा। जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम से के काम करते हैं उन्हें तो गरीब और कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मतलब बातें जो है ये गंभीर रूप से ध्यान देने वाली चीज़ है कि प्रत्यक्ष शरीर, जो शरीर से काम करता है वो गरीब ही रहते हैं। ओके, उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े हाथों की इकट्ठी होती रहती है। श्रम जीवियों की बनाई हुई चीज़ें व्यापारियों तथा दूसरे के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ मालदार बन जाते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफ़ा उसकी खुद की आवश्यकता भी पूरी नहीं होती है और वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है, संपत्ति बनाते हैं। मजदूर और धन इकट्ठा होता है, उनके पास केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूर नहीं करते। देखो इस पैराग्राफ में लेखक ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो मेहनत करते हैं, जो शरीर का श्रम करते हैं, जैसे किसान इतना मेहनत करके अनाज बोते हैं, लेकिन वो हमेशा गरीब रहते हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी केवल जुटा पाते हैं। लेकिन वो व्यापारी जो केवल बुद्धि से काम करता है, वह जो है धन इकट्ठा करके ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताता है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। देखो एक बिल्डिंग बनाने वाला जो है, बिल्डिंग बनाता है मजदूर, उसका नाम आप कहीं नहीं पाओगे, लेकिन बिल्डर जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है उसका नाम लिखा रहता है कि इस बिल्डर का ये बिल्डिंग है। ओके, लेकिन उस मजदूर का जिसने ईंट पत्थर उठा के अपना खून पसीना बहाया उसका नाम नहीं आता है, क्योंकि वो केवल शरीर श्रम कर रहा है और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। ओके, जीवन निर्वाह धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं और जीवन जो है अपना बिताने के लिए, अपने जीवन को बिताने के लिए धन कमाने का अनेक जो है साधन होता है, व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है। इनके मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जाते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे जिनमें शरीर श्रम, जो मैंने पहले बताया, और कुछ ऐसे जिसमें बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया बिल्डर और मजदूर का, वही यहाँ पे लेखक ने लिखा है। पहली प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवी के व्यवसाय कहे और दूसरे को बुद्धिजीवी। बिल्डर मतलब बुद्धिजीवी है और जो श्रमजीवी कौन है, मजदूर है, जो बिल्डिंग को सीमेंट और ईंट और उससे अपना पसीना बहा के बनाता है। ओके, राज का चलाने वाले मंत्री आदि तथा राजा के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। देखो न्यायाधीश और ये सब डॉक्टर, अध्यापक जो हैं, देखो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके काम करते हैं। ओके, और शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, बढ़ई होते हैं, लुहार होते हैं, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग खड़ा करते हैं वो राजमिस्त्री होते हैं,
समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की ज़रूरत है। सामाजिक दृष्टि पर इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है और यहाँ पे लेखक ने कहा है कि समाज की दृष्टि से इन दोनों का व्यवसाय जो है दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित होता है। देखो कितनी बड़ी बात बोला है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो बिना ये शारीरिक श्रम, बिना छोटे लोग पर वो आधारित है, निर्भर है। अगर एक बिल्डर चाहे तो बिल्डिंग कैसे वो खड़ा कर सकता है जब तक कि मजदूर उसके पास ना आए, मिस्त्री उसके पास ना आए। ओके, मैं एग्जांपल दी हूँ। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवी की मजदूरी एवं आमदनी कम है और श्रमजीवी जो मेहनत करता है उसको थोड़े पैसे मिलते हैं। ओके, उसकी आमदनी कम होती है, हमेशा बेचारा गरीब ही रह जाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। सच में किसी मजदूर को कोई कहा है कि ये मजदूर है, इसका प्रतिष्ठा है? नहीं है। और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट से ही बिताना पड़ता है और वो अपना रोज का केवल 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते हैं जो मजदूर हैं। ओके, और जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं आलीशान महल में रहते हैं। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद से सस्ती हो, बिक्री महंगी से महंगी हो। मतलब खरीदते हैं। देखो व्यापारी बिजनेसमैन क्या कहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कि कम चीज़ों में उस दाम को खरीदते हैं और महंगे चीज़ों में बेचते हैं। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं है। मतलब उनको जो आमदनी होती है उसकी उनकी कोई मर्यादा नहीं होती है। अभी देखो कोरोना में भी कितने लोग कितना कमाए, है ना। थोड़ा सा सस्ता चीज़ें लाते थे और उसको कितना ज़्यादा महंगा बेचते थे। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल नहीं सकता, उसके मजदूर 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों तक मिलना गलत नहीं माना जाता। देखो एक मजदूर जो है फैक्ट्री में काम करता है तो उसे केवल 5000 से 6000 मिलता है, लेकिन उसी मजदूर से जो फैक्ट्री में सामान तैयार होती है उसको बिजनेसमैन कितने ज़्यादा दामों में बेचता है और लाखों रुपए महीने कमाता है। ओके, मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक होता है और मनुष्य जो है इस समाज में रहता है, ठीक है, उसी कृपा से अपना व्यवहार चलाने के लायक होता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है वे शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसे से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से। देखो जो ये सरकारी स्कूलें होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, वो जो है जनता से जो टैक्स वसूल करते हैं उनसे चलता है, या बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं वो दान देते हैं उससे चलता है। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है। नगण्य मीन्स कुछ भी नहीं है। उनको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ मीन्स आभारी रहना चाहिए। उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों तथा अनेक तपस्वियों के मेहनत करके जो कड़कर संग्रहित मीन्स इकट्ठा करना, उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पे लेखक का कहना है कि जो बुद्धिजीवी होते हैं वो भी तो इन्हीं स्कूल और इसी समाज में रह के वो ये कला प्राप्त कर लेते हैं। ओके, जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है, मीन्स बहुत कम है, तो समाज की कृपा का अंश अत्यधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। हमें योग्यता प्राप्त हुई है, उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय और हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। चल रहा है कुछ उल्टा ही। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी ना देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता, मतलब उसे कोई गम नहीं है, मतलब वो समाज को कुछ देना ही नहीं चाहता ये व्यक्ति। यह गंभीर बुनियादी सवाल है, ठीक है। क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम कर पैसे कमाने के लिए करना उचित है? यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्रायः उसी से होता है। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चल रही हैं उसमें शोषण और अशांति होती है। उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई हैं और कुछ अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया। पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान के लिए बुद्धि,
ऐसी व्यवस्था हो कि एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले, तो 4 घंटों में शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। यहाँ पे लेखक कहना चाहे है कि मतलब हमारे कामों को सबको बराबर में बांटना चाहिए। ओके, अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी अपना आजीविका मीन्स अपना जीवन का निर्वाह शरीर श्रम से चलाते हैं और थोड़े बौद्धिक श्रम से, मतलब कुछ लोग अपना परिश्रम करते हैं शरीर से और कुछ लोग अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। जिनके पास संपत्ति अधिक है वे आराम से रहते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है और सही बात है, बहुत लोग मेहनत नहीं कर सकते। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर की बात है, फिर भी उसके पीछे जो तथ्य है मीन्स जो सत्य है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभा सकें, क्योंकि आजीविका मतलब जीवन चलाने की साधन सामग्री किसी न किसी श्रम बिना हो ही नहीं सकती। सही बात है, बिना श्रम किए हम जीवन का निर्वाह कैसे कर सकते हैं। ओके, इसलिए बिना श्रम किए सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार, न्यायोचित मीन्स सही न्याय अधिकार हमें नहीं मिलता। अगर पैसे के बल पर हमारी सामग्री खरीदते हैं तो पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें। संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है? अपने पास आवश्यकता है जो कुछ अधिक है, उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान में से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल विद्यालय आदि। देखो, बहुत से पैसे वाले जो होते हैं वो अस्पताल विद्यालय आदि में दान देते हैं और उनसे चलता है। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे? वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और इसका लाभ देने वाले याचक या दीन की तरह नहीं, सम्मानपूर्वक लाभ भी उठाएंगे। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकती है। नैतिक दृष्टि से स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है, मतलब अपने स्वार्थ के लिए केवल काम करना सही नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि, उसी से स्पर्धा पड़ती है। मतलब हमारे समाज में जो कंपटीशन की भावना आ रही है उसी से बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग भी लाभ उठा सकते हैं। बहुसंख्यकों मीन्स बहुत ज़्यादा लोग को हानि भी पहुंचती है, मतलब उनको नुकसान भी होता है। मानवोचित सहयोग की जगह जंगल का कानून मत्स्य न्याय चलता है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा, मीन्स किस तरीके से होगा। ओके, अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हैं, मतलब स्वार्थी लोग ज़्यादा रहेंगे, तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? मतलब सबका कल्याण हो सकता है? समाज में परोपकार वृत्ति के बल पे ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है, मीन्स सही नहीं है। इस संबंध में कुछ अमेरिका के उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि जिस तरह से दुर्बलों को राजसत्ता द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके जो टैक्स भरते हैं उससे गरीबी को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? प्राथमिक आवश्यकता मतलब पहली आवश्यकता के बारे में मनुष्य अपने पैरों पे खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार उसे पराधीन रहना होगा, मतलब किसी न किसी प्रकार से उसे दूसरों के गुलामी करना पड़ता है, नौकरी करनी ही पड़ती है ना। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है, दोष मीन्स बुराई है। हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते वरन उसे हीन दृष्टि से देखते हैं।
सही बात है, जो शरीर श्रम करता है उसे देखो लोग बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि वो नौकर होता है ना। और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है वे समाज में हीन दर्जे को मानते हैं। अमीर या गरीब कोई भी शरीर श्रम करना नहीं चाहता। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। आज श्रमिक और कर्तव्य परायण नहीं रहा है। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ में है जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है। उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश की आर्थिक क्रांति में देर नहीं होगी। मतलब यहाँ है कि सभी अगर सही श्रम का प्रयोग करें तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। गांधी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रम मीन्स परिश्रम और श्रमिक मीन्स परिश्रम करने वाला, ठीक है, प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना के माध्यम बनाया है। उनकी मान्यता के अनुसार हर एक को नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया। अब कुछ समय में से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया। मतलब एक तरह का यह विषमता कैसे दूर हो। कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकलती हैं जो अब तक दूर हो सकी। विषमता दूर करने के कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास हो सकता है। महात्मा जी ने हमें अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकना संभव है। इसमें धनिकों को पूरा सहयोग मिलना चाहिए और राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा। वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगी, ऐसी हम श्रद्धा रखें। ओके, देखो इस लेसन में यही था कि बुद्धिजीवी कैसे होते हैं, मतलब जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो आराम से रहते हैं, और जो शरीर का श्रम करते हैं उनको जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ओके, तो